वंदे मातरम बॉस, स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे गोवा और महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी और अहम खबरों का। महाराष्ट्र संकट को लेकर अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है और शिंदे गुट की याचिका में बड़ा दावा भी किया गया है। महाराष्ट्र की एमवीए सरकार अल्पमत में है, ये याचिका में कहा गया है। बागी गुट की याचिका में समर्थन वापसी का दावा किया गया है। 165 पेज की याचिका में समर्थन वापसी का जिक्र भी है। 38 बागी एमएलए ने समर्थन वापस लिया है। मनमाने फैसले ले रही है अल्पमत सरकार, ये बात याचिका में कही गई है। याचिका में संजय राउत की कथित धमकियों का जिक्र भी किया गया है और बागी विधायकों की जान के खतरे का भी जिक्र इस याचिका में हुआ है। तो आपको बताएं कि शिंदे को विधायक दल का नेता चुने जाने का भी जिक्र इस याचिका में किया गया। आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मामला गंभीर है इसलिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं, ये वकील कह रहे हैं। अदालत चाहे तो फ्लोर टेस्ट करा सकती है, ये भी वकील कह रहे हैं। पक्ष और विपक्ष जो है वो अपनी अपनी दलीलें रख रहा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर आप ये चाहते हैं तो फ्लोर टेस्ट करवाइए। डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई असंवैधानिक है, यानी डिप्टी स्पीकर जल्दबाजी में है, ये शिंदे गुट का कहना है। और शिंदे गुट ये कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर जल्दबाजी में ये फैसले ले रहे हैं। तो डिप्टी स्पीकर की जो कार्रवाई है वो असंवैधानिक है और जल्दबाजी में ली गई है, ये शिंदे गुट का कहना है। और निलंबन का फैसला नहीं कर सकते हैं डिप्टी स्पीकर। शिंदे गुट ने विधायकों को लेकर ये बात कही है और विधायकों को जो नोटिस भेजा गया है और विधायक दल के नेता के पद से हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है और इस मामले में अब भी सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट अब ये पूरा मामला जो है वो पहुंच गया है। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट अपनी याचिका दाखिल कर चुका है। उस याचिका में तमाम बातों का जिक्र किया गया है और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों गए, पहले आप यहाँ पर क्यों नहीं आए। अदालत चाहे तो फ्लोर टेस्ट करा सकती है। ये जो शिंदे गुट की तरफ से वकील हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं और जो डिप्टी स्पीकर की जो कार्रवाई है वो जल्दबाजी की कार्रवाई है, ये शिंदे गुट का कहना है। और शिंदे गुट ने ये भी कहा है कि डिप्टी स्पीकर की जो कार्रवाई है वो असंवैधानिक है, यानी संवैधानिकता के साथ ये कार्रवाई नहीं की गई है। महाराष्ट्र की एमवीए सरकार अल्पमत में है, ये याचिका में कहा गया है। याचिकाओं में क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको बता रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई जारी है। 165 पेज की याचिका में समर्थन वापसी का भी जिक्र है। 38 बागी एमएलए ने समर्थन वापस लिया है। उन्होंने ये कहा है कि हमें धमकी दी जाती है संजय राउत की तरफ से, ये तमाम बातों का जिक्र इस याचिका में हुआ है। याचिका में राउत की कथित धमकियों का जिक्र भी किया गया है। 165 पन्नों की ये याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट में अब गई है। शिंदे को विधायक दल का नेता चुने जाने का भी जिक्र है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बताएं। दरअसल बागी मंत्रियों पर सीएम उद्धव की बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ा एक्शन लिया गया है बागी मंत्रियों पर क्योंकि दूसरे मंत्रालयों को सौंपा गया है। दूसरे मंत्रियों को जो बागी विधायकों के मंत्रालय थे वो सौंपे गए हैं। एकनाथ शिंदे का विभाग जो है वो सुभाष देसाई को दिया गया है। अनिल परब को भी जो विभाग है वो सौंपा गया है। तो अनिल परब को गुलाब राव पाटिल का विभाग दिया गया है। दूसरे मंत्रियों को 9 बागी विधायकों के विभाग सौंपे गए हैं। कामकाज नहीं होने के चलते ये जो फैसला है वो लिया गया है। सीएम उद्धव ये कह रहे हैं कि कामकाज प्रभावित नहीं होने चाहिए। भले ही राजनीति एक तरफ, लेकिन जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं वो एक तरफ और जो जनता के लिए कामकाज किए जा रहे हैं सरकार में रहते हुए उनको प्रभावित ना किया जाए, वो प्रभावित ना हो। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने ये बड़ा एक्शन और ये बड़ी कार्रवाई करते हुए जो बागी मंत्री थे उन पर ये बड़ी कार्रवाई की है। जो बागी मंत्रियों के जो विभाग थे वो दूसरे मंत्रियों को सौंपे हैं। एकनाथ शिंदे का जो विभाग था वो सुभाष देसाई को सौंपा गया है। अनिल परब को गुलाब राव पाटिल का जो विभाग था वो सौंपा गया है। दूसरे मंत्रियों को 9 बागी विधायकों के जो विभाग थे वो दिए गए हैं।
एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, वो भी आपको बताएं। सियासी संकट के बीच अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। संजय राउत को ईडी ने समन भेजा है। अब 28 जून को यानी कल संजय राउत को पेश होने के लिए ईडी ने कहा है। ईडी ने संजय राउत को कल पेश होने के लिए कहा है। आपको बताएं, जमीन घोटाले के मामले में ये समन भेजा गया है। तो संजय राउत को ईडी के समन पर प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान आया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि बीजेपी से परम भक्त का उदाहरण पेश करती है ईडी। तो यानी जो ईडी की कार्रवाई है वो बीजेपी के इशारों पर हो रही है, ये निश्चित तौर पर प्रियंका चतुर्वेदी का ही कहना है। तो संजय राउत को ईडी का समन भेजा गया है। ईडी ने राउत को कल पेश होने के लिए कहा है। जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने संजय राउत को समन भेजा है और राउत को ईडी के समन पर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि बीजेपी से परम भक्त का उदाहरण पेश करती है ईडी, यानी बीजेपी के निशान पर और उन्हीं के इशारे पर चलती हुई ईडी अब ये पूरी कार्रवाई कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ विनोद ओझा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, और इनके अलावा दिल्ली से लवली बख्शी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं विनोद ओझा जी आप ही का रुख करना चाहूंगी। अब देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी का भी ताज़ा हालिया बयान आया है कि अब ये जो ईडी है वो कार्रवाई कर रही है, वो एक्शन कर रही है, तो सिर्फ बीजेपी के कहने पर और बीजेपी के इशारे पर। मनीषा, ये पहले से आरोप लगता रहा है कि बीजेपी ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। देखिए, ईडी तो अपना काम करेगी और ये कोई नया केस नहीं है कि आरोप लगाने लायक है, ये पुराना केस है। और इस केस में ऑलरेडी पहले भी कई एक्शंस हो चुके हैं। तो ईडी का नोटिस आना, हाँ, समय को लेके जरूर सवाल किया जा सकता है और इसीलिए शिवसेना बीजेपी के ऊपर सवाल कर रही है। लेकिन जो एक्शन होना है और जो कार्रवाई होनी है वो तो होगी। अगर पूछताछ करना है और इस समय नोटिस आया है तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि अभी उद्धव ठाकरे के ऊपर जो एक प्रशासनिक दबाव है और जो उनके पार्टी को लेकर के बिखराव दिखने को मिल रहा है, उसको लेकर ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि इस समय में नोटिस देना, इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे के ऊपर दबाव देने जैसा है और इसीलिए शिवसेना बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है। ठीक, विनोद ओझा जी बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। दिल्ली से हमारे सहयोगी लवली बख्शी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लवली, सुप्रीम कोर्ट अब ये पूरा मामला पहुंच गया है, किस तरह की दलीलें रखी गई शिंदे गुट की तरफ से? क्योंकि जानकारी मिल रही है कि 165 पन्नों की जो याचिका थी वो दाखिल की गई। उस याचिका में क्या कुछ बातें कही गई हैं, किन चीज़ों का जिक्र हुआ है? देखिए, मैं आपको बताना संकट बढ़ता जा रहा है, जो आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गया। संजय गुट के जो वकील हैं वो सरासर जो व्यक्ति के जो नोटिस दिए जिसका समय आज शाम 5 बजे तक था, इसके लिए उन्होंने नकारा। उन्होंने कहा कि समय कम से कम 15 दिन का मिलना चाहिए और इसको लेकर 1997 में अरुणाचल का लेके एक फैसला हुआ था, उसकी दलीलें पेश की जा रही है, जिसके लिए अंदर बहस चल रही है इस समय। लेकिन सवाल यही लवली कि क्या सुप्रीम कोर्ट ही अब महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट का समाधान निकालेगा? क्योंकि तमाम बातों का जिक्र कहा गया है, इसमें यह भी कहा गया है कि संजय राउत हमें धमकियां देते थे। जो बागी विधायक हैं उनकी तरफ से इस चिट्ठी में ये लिखा गया है। देखिए, उस बात को लेकर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट पहले क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि मामला बड़ा गंभीर है, बॉम्बे में आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि संजय राउत द्वारा और शिवसेना द्वारा जिस तरीके से उनको धमकियां मिल रही है, उस धमकी को लेकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि गंभीर है। तो इसका आज कोई ना कोई निर्णय जरूर निकलेगा, तो उसके लिए ही सुनवाई चल रही है और इस समय दोनों पक्ष के वकील आपस में बहस कर रहे हैं और अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। ठीक लवली, आप बने रहिएगा लगातार हमारे साथ। हमारे ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र से विनोद ओझा जी लगातार हमारे साथ लाइव पर बने हुए हैं। विनोद जी, देखिए, बागी मंत्रियों पर भी सीएम उद्धव ठाकरे ने बड़ा एक्शन लिया है, बड़ी कार्रवाई की है कि उनके जो विभाग थे वो बाकी दूसरे अन्य मंत्रियों को सौंपे गए हैं। इसको किस तरीके से देखा जाए और आने वाले वक्त में किस तरह के संकेत ये कार्रवाई दे रही है? देखिए मनीषा, ये सब दबाव का खेल जारी है और मंत्रियों का विभाग आज जो बदला गया है वो भी इस दबाव के तहत ही है कि एकनाथ शिंदे के गुट पर दबाव आए। और जाहिर सी बात है कि एक बहाना भी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का गुट यहाँ पर नहीं है, आसाम के गुवाहाटी में है और इसीलिए कहा जा रहा है कि चूंकि मंत्री वहां बैठे हुए हैं और महाराष्ट्र शासन के काम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनका विभाग बदला गया है। और
पावर भी है, चूंकि वो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्होंने जो भी एकनाथ शिंदे के गुट के मंत्री थे उनके विभाग बदल दिया, वो उनका अधिकार है। हाँ। और उस अधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ। हाँ। ठीक विनोद जी, लेकिन देखिए जो शिंदे गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है उसमें ये बड़ा दावा किया गया है कि महाराष्ट्र की एमवीए सरकार अल्पमत में है और निश्चित तौर पर जो डिप्टी स्पीकर की जो कार्रवाई है, जो डिप्टी स्पीकर की तरफ से एक्शन लिया गया निलंबन का, वो भी जल्दबाजी में और असंवैधानिक तरीके से लिया गया। इसे किस तरीके से समझा जाए? देखिए मनीषा, अभी ये सब कानूनी दावपेच है। हम लोग 2 दिन से नेटवर्क 10 पे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अंततः ये कानूनी दावपेच में ये मामला जाने वाला है। और आज यह देखने को भी मिल रहा है। अब जो भी आरोप लगाए गए हैं वो आरोप ऐसे नहीं लगाए गए हैं, उसका एक कहीं ना कहीं एविडेंस है। देखिए संजय राउत ने कहा था कि 40 लोगों की लाश आएगी। यहाँ पे तोड़फोड़ हुआ था महाराष्ट्र में, कई नेताओं के दफ्तर पर आक्रमण किया गया, तोड़फोड़ किया गया, यहाँ कालिक पोते जा रहे हैं, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि डर तो है और उसी डर का हवाला आज सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से। और अगर हम ईडी के समन की बात करें तो संजय राउत को वो ईडी का समन दिया गया, हालांकि कल यानी 28 जून को उनको ईडी के दफ्तर भी पेश होना पड़ेगा। ऐसे में क्या महाराष्ट्र की सियासत किसी और तरफ रुख करती नजर आ रही है? क्योंकि देखिए शिवसेना के एक बहुत ही पुराने और मंजे हुए और एक बड़े नेता है संजय राउत। अब ऐसे में अगर संजय राउत को ईडी का समन मिल जाता है तो क्या शिवसेना पर इसका प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि शिवसेना के सामने बहुत बड़ी चुनौती है अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के चिन्ह को, सिंबल को बचाए रखना। देखिए महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है उसकी अहम कड़ी संजय राउत ही है। क्योंकि ज्यादातर बयान संजय राउत के यहाँ से आ रहे हैं और उनके बयानों को ही आज सुप्रीम कोर्ट में लिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट पे ईडी का नोटिस आना कहीं ना कहीं ये माहौल को और गर्म कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट से जो भी चीजें होंगी वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि संजय राउत के बयान के ऊपर भी, उनके ऊपर भी टीका टिप्पणी होगी। तो संजय राउत को अगर ईडी का नोटिस आया है तो अभी ऐसा लग रहा है कि चूंकि संजय राउत को ही ईडी ने नोटिस दे दिया और उनको पूछताछ के लिए बुला लिया, तो इतनी बातें कौन करेगा? जो भी अभी मीडिया में खबरें आ रही हैं, चाहे जो भी इशूज बना हुआ है वो तो संजय राउत को लेकर के इशू बना हुआ है। उद्धव ठाकरे का जो भी वक्तव्य है वो बहुत कम आता है। जहाँ भी स्टेटमेंट देना है, जहाँ भी मीडिया को संबोधित करना है, वो तो संजय राउत करते हैं। और इसीलिए ईडी का नोटिस आने के बाद माहौल और गर्म हो गया है। और देखिए कल संजय राउत को 11 बजे बुलाया गया है। अब संजय राउत जाते हैं नहीं जाते हैं ये अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, क्योंकि जैसा वो बोल रहे हैं कि कल का हमारा पहले से विनोद जी, जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें ईडी में पेश करने के लिए ईडी ने समन भेजा है संजय राउत को। जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइएगा कि आखिरकार ये मामला कब का है और क्यों इस पर अभी इतनी नजर बनी हुई है और क्यों ईडी ने अब इस पर पूरी कार्रवाई की है? कब का ये पूरा मामला है? देखिए ये पुराना मामला है और संजय राउत इसमें अकेले नहीं है, इसमें और भी लोग हैं जिनको पहले ईडी समन कर चुकी है। तो ये कोई नया मामला नहीं है, उनके ऊपर कई आरोप लगे हुए हैं जो ईडी के पास में पेंडिंग है। अभी ईडी ने अगर समन कर दिया तो इसमें कोई असर्त की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईडी तो अपनी कार्रवाई करेगी। उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो एक अलग एजेंसी है। अब चूंकि केंद्र में सरकार भाजपा की है, इसलिए सब एलिगेशन ये केंद्र सरकार के ऊपर आ रहा है। ठीक विनोद जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। लवली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो याचिका दी गई है शिंदे गुट की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में, उस सुप्रीम कोर्ट ने याचिका से पहले कहा है कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? अगर इतनी दिक्कत थी, इतनी परेशानी थी, आप जितने आरोप उस याचिका में लगाए गए हैं उनको लेकर आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इसी चीज की दलील देते हुए जो बागी गुट के जो वकील हैं उन्होंने बोला था कि मामला जरूर से ज्यादा गंभीर था, क्योंकि जितने भी बागी विधायक है उनको जान का खतरा था। इस वजह से वो बॉम्बे से भी बाहर है, मुंबई से बाहर चल रहे हैं और ऊपर से संजय राउत की तरफ से मिल रही धमकियां और अवैध टिप्पणियों को लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आना चीज समझा। दूसरी तरफ उन्होंने अपने जो डिप्टी स्पीकर तरफ जो उनको नोटिस मिला है जिसका जवाब शाम 5 बजे तक देना है, उसको लेते ही उन्होंने सारी बातों को गंभीरता ली। हमारे को कम से कम 15 दिन का समय चाहिए और उसी वजह से हम
बिल्कुल, और कहीं न कहीं संजय राउत का जिस तरीके से इस याचिका में ज़िक्र किया गया है लवली, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि संजय राउत ने बीते दिनों एक बयान दिया था लवली, आपको याद हो तो, उन्होंने ये कहा था कि जल्द ही शिंदे के खिलाफ भी ईडी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन ये तो पासा उल्टा ही पलट गया। अब ईडी ने उन्हें उल्टा समन भेज दिया है और कल उन्हें पेश होना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आप भी कह रहे थे कि अगर अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी निर्णय पर पहुंचता है और किसी भी चीज के फैसले पर पहुंचता है, इसके अंदर जिस तरीके से संजय राउत को ईडी का सम्मान आया है और कल पेश होने के लिए कहा गया है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई भी रिजल्ट या कोई भी सुनवाई का अगर लास्ट पॉइंट निकलता है तो वो संजय राउत के ऊपर ही आएगा, क्योंकि जो संजय राउत के बीते दिनों पहले जो आए अलग अलग तरीके के बयान है, चाहे धमकियों को लेकर हो, चाहे ईडी नोटिस की धमकी को लेकर है, चाहे विधायकों को जांच से मामले को लेकर है, चाहे उनके परिवारों को लेकर है, वो सारी की सारी मेन बात संजय राउत के ऊपर ही आती है। चाहे विधायकों के परिवार की तरफ से भी लगाई गई कुछ बातें हैं या अपने इल्जाम है संजय राउत को लेकर। ठीक लवली, लौटूंगी आपके पास, बने रहेगा। विनोद जी, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया है कि जो 9 बागी विधायक थे उनके मंत्रालय और उनके विभाग जो थे वो बाकी 9 को दे दिए गए हैं और उनसे वो विभाग वापस ले लिए गए हैं। आने वाले समय में इसे किस तरह के संकेत के तौर पर समझा जाए? देखिए, सब ये दबाव का खेल है, ये सब दबाव डालने के लिए हो रहा है एकनाथ शिंदे ग्रुप के ऊपर, और इसीलिए जो भी उनके 9 बागी विधायक थे जिनके पास मंत्रालय था, वो उनका आज प्रभाव दूसरे को दे दिया गया है। हाँ। लेकिन इससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मनीषा, एक चीज समझिए। अभी तो सवाल ये है कि ऑलरेडी कहा गया है कि उद्धव सरकार अल्पमत में है। अगर अल्पमत में है और कल फ्लोर टेस्ट होता है, क्योंकि अभी राज्यपाल की भी इसमें अहम भूमिका है, तो जब ये सब चीजें होंगी तो मंत्रालय का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कल अगर सरकार गिर गई तो ये मंत्री जो नए बनाए गए हैं ये क्या करेंगे? इनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये सिर्फ एक दबाव डालने के लिए ये सब चीजें की जा रही है और उसी के तहत उनका पक्ष का नेता का जो प्रभाव लेकिन था कहीं ना उसको ले कहीं लेना। विनोद जी, समझा जाए कि जो शिवसेना है वो जल्दबाजी में कहीं ना कहीं फैसले ले रही है। दबाव बनाना ठीक है, लेकिन दबाव बनाने के चक्कर में अगर वो जल्दबाजी में फैसले ले रही है तो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं शिवसेना को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। ठीक है विनोद जी, आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, जिस आप काफ़ी लंबे वक्त से महाराष्ट्र की सियासत जिस तरीके से हलचल में है उसे देख रहे होंगे, उसे समझ रहे होंगे, आपके आकलन के अनुसार आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सियासत किस मोड़ का रुख करती नजर आ रही है? आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सियासत में किस तरह के उलटफेर होते नजर आ रहे हैं? देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ मनीषा, अब मुझे लगता है कि 2 या 3 दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और आज सुप्रीम कोर्ट के रूप से भी तय हो जाएगा कि आखिर पक्ष में जाता दो चीजें वहाँ महाराष्ट्र में देख पाते, एक गवर्नर और एक विधानसभा उपाध्यक्ष, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं, 4.5 विधानसभा उपाध्यक्ष के हाथ, और विधानसभा उपाध्यक्ष का पद इस समय एनसीपी। तो दिक्कत यह है कि शिवसेना भी, उद्धव ठाकरे भी थोड़ा खूब के कदम रख रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि जो पहले हो चुका है बीजेपी के साथ और एनसीपी के गुट के साथ, जहाँ देवेंद्र फडणवीस को मंत्री बना दिया, ऐसे की परिस्थिति न हो जाए। दूसरी बात, आप देखेंगे कि बहुत सारे अधिकार गवर्नर को होते हैं, इससे ज्यादा मुझे लगता है किसकी सदस्यता जाएगी, किसकी सदस्यता नहीं जाएगी, फ्लोर टेस्ट होगा तो फ्लोर टेस्ट में किसकी अहम भूमिका होती है, विधानसभा उपाध्यक्ष देखते हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष में अभी एनसीपी के पास। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा कि जब समाजवादी पार्टी से शिवपाल अलग हुए थे, समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव की सदस्यता निरस्त होने के लिए लिखा, लेकिन वो पेंडिंग पड़ा। तो ये विधानसभा उपाध्यक्ष के ऊपर रहेगा कि वो पेंडिंग डालेंगे या तत्काल कार्रवाई करेंगे। तत्काल कार्रवाई का आपने देख लिया कि वो दिए गए बार सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो बीजेपी बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रही है कि कहीं ऐसा हो जो पहले उन्होंने किया जल्दबाजी की सरकार बनाने, कहीं ऐसा फिर जल्दबाजी न हो जाए, क्योंकि जब तक शिवसेना के दूसरे शिंदे गुट को जब तक मान्यता नहीं, यानी सुनील जी, जो 2.5 साल पहले हमने तस्वीर देखी थी कि रातों रात जिस तरीके से सरकार बदली और पूरी कवायद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से लगाई गई, क्या उस तरह की तस्वीर एक बार फिर से यानी 2.5 साल के बाद देखने को मिल सकती है महाराष्ट्र की सियासत में? नहीं, बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन बीजेपी इंतजार कर रही है कि शिवसेना पर कब्जा किसका हो। और मुझे लगता है कि संवैधानिक तरीके से जिस तरीके से उद्धव जी ने नेशनल बॉडी की मीटिंग बुलाई, तो नेशनल बॉडी में कितने लोग उपस्थित थे, अधिकार दिए तो क्यों नहीं शिंदे को बाहर का रास्ता दिखाया,
उन्होंने शिंदे को पार्टी से बर्खास्त किया। तमाम ऐसे सवाल हैं कि अभी शिवसेना भी ये देखने का प्रयास कर रही है, हो सकता है कि बीच का रास्ता निकले। लेकिन मुझे लगता है, जहां तक मैं समीक्षा कर पा रहा हूँ मनीष, बहुत बात आगे निकल चुकी है। अब ऐसी परिस्थिति नहीं है कि शिंदे को वापस आए। अभी आज भी जब मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो एक ड्राफ्ट इसके लिए भी तैयार है कि चुनाव आयोग का रूप अब शिंदे को करेगा। चुनाव आयोग में जो सिंबल है धनुष बाण का, शिवसेना का, उसको अपने ऊपर या अपने ग्रुप की तरफ लाने का प्रयास शिंदे को करे। यदि ऐसा हो जाता है बीजेपी को बहुत आसानी होगी सरकार बनाने में। पहले जैसी प्रतिद्वंदता या पीछे के रास्ते की राजनीति का कोई है बीजेपी के पास नहीं। ठीक ठीक सुनील जी, आप बने रहिएगा, लौटूंगे आप तीनों के पास, आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, वो आपको बताएं, संजय राउत का बागी विधायकों पर हमला, जहां पर संजय राउत ने कहा है कि बागी विधायकों का जमीर मर गया है। तो ये बड़ी बात संजय राउत की तरफ से कही गई है। गुवाहाटी में बैठा हर व्यक्ति हमारा करीबी है, अभी संजय राउत कहते नजर आ रहे हैं। लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, हम लोग कभी अपना बाप नहीं बदलते। ये संजय राउत ने बड़ी बात कही है। गुवाहाटी से आखिर क्यों नहीं लौट रहे हैं बागी, ये सवाल भी खड़ा किया है। संजय राउत ने कहा है कि केंद्र सरकार विधायकों को निश्चित तौर पर सुरक्षा दे रही है। तो महाराष्ट्र सरकार में जो सियासी हलचल है वो और बढ़ती जा रही है। सुनील जी, अब संजय राउत ये कह रहे हैं कि वापस क्यों नहीं लौट रहे हैं, और जो जमीर है वो बागी विधायकों का मर चुका है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। संजय राउत जो आज कह रहे हैं, जब उद्धव ठाकरे साहब ने शपथ ली थी तब के ट्वीट संजय राउत को देखिए ना। संजय राउत भी उसी कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री बनना चाह रहे थे, तो वो बनते बनते रह गए थे। तो तब भी उनकी नाराजगी उद्धव ठाकरे से थी और आज भी है। तब भी परिस्थितियां मैं कह सकता हूँ संजय राउत की वजह से बदली थी और आज भी ऐसी कि वो जो बड़बोले रूप में बातें कह जाते हैं वो मुझे लगता है कि आज की राजनीति के लिए अच्छा नहीं। हाँ, महाराष्ट्र में हो सकता है कि शिवसेना का एक दखल है, शिवसेना की एक पहचान है राजनीति, लेकिन आज की परिस्थितियां मुझे लगता है कि शिवसेना के पक्ष में नहीं है। और जब ऐसी स्थितियां आ जाए तो मुझे लगता है, जहां तक मनीषा, कि आराम से समझौता करने में ही पार्टी को समझदारी होगी। ये शिवसेना ही नहीं बचेगी तो राजनीति फिर कैसे शिवसेना कर पाएंगे। उद्धव ठाकरे के परिवार से यह शिवसेना ही निकल जाएगी तो फिर मुझे लगता है कि जो पीछे के पर्दे से अभी इंतजार कर रहे हैं मिस्टर राज ठाकरे, जहाँ राज ठाकरे को बेइज्जत करके निकाला गया था, नारायण नारे को निकाला गया था, उज्ज्वल को निकाला गया था, ये सारे लोग कहीं न कहीं पीछे के पर्दे से एकनाथ शिंदे के पीछे खड़े। बिल्कुल सुनील जी, और ऐसे में संजय राउत का ये बड़ा बयान, उनका बड़ा स्टेटमेंट भी कि हम लोग कभी अपना बाप नहीं बदलते हैं, बाकी लोग बेईमान हैं और लोग अपना बाप बदल लेते हैं, ये वाकई में अहमियत रखता है। क्योंकि संजय राउत इस तरह की अगर बात करते हैं, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी भी हैं, वो भी कह रही हैं कि अब ईडी जो है वो बीजेपी की परम भक्त होने का सबूत पेश कर रही है और उसी के इशारे पर चल रही है। ठीक है, ये आने वाला वक्त बताएगा कि महाराष्ट्र की सियासत अपना रुख किस तरफ लेती है। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद। और चलिए फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।